Hello and welcome to SmartWork Labs. My name is Anupam. This is the third video in our series of paper discussion, paper strategy for GS 1234. Today I am here with Animesh Jain. He is rank 63 and हम सभी जानते हैं कि GS3 में स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट है. इवन रैंकर्स टेंड टू स्कोर अराउंड 70 80s की रेंज में एंड गेटिंग 100 इज समथिंग दैट वी वांट टू ट्राई बट बहुत कम लोग कर पाते हैं. So Animesh with me here has scored a stellar 98 score in GS3 this year, which was an improvement from 85 last year. So I've brought him to help you understand the way he did it, so that आप लोग भी इस बार अचीव कर पाएं 98-100 की रेंज में स्कोर GS3 में, right? अनिमेश थोड़ा सा लोगों को हेल्प नहीं गड़बड़ हो गया, एक मिनट यहीं से कंटिन्यू करते हैं. So अनिमेश क्या लगता है आपको कि what worked for you? थोड़ा सा इंसाइट्स दो यार. लोगों को हेल्प कर क्यों बोल रहा हूँ मैं लोगों को हेल्प? आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड हेल्प एक्चुअली, है ना? But people can learn. हाँ. सो अनिमेश, आपने 98 स्कोर किया, विच वाज अ ग्रेट स्कोर एंड आई हैव सीन यू वर्क वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट. ठीक है, सो आई वुड लाइक कि आप डिस्कस करो कि कैसे आपने उसको अचीव किया, कैसे आपने स्ट्रैटेजी बनाई, ताकि जो इस बार के एस्पिरेंट्स हैं वो लोग भी इसको अचीव कर पाए. राइट, ओवर टू यू. Okay, sir. Thank you. So firstly, we'll go stepwise in this session. We will see syllabus, we will see the PYQs, how to make notes, how to write answer. But before that, if I want to give you a general idea, like how to approach GS3. So just like in every paper of mains, इसके दो तीन elements होते हैं. देखिए, पहला तो ये होता है कि we have to analyze the topper copies. We have to see कि what is working out in each paper, right? So in GS3 specifically, last year, like my score was stuck in the 80s in all the earlier mains, all the attempts which I have given. So we analyzed a lot of topper copies last year, and we saw a common pattern that people who are scoring above 100 or above 95, so they tend to write a lot of points in their answer. So especially, for example, if it's a 10 marker question, so they are writing, let's say, 15 points, in 15 marker 20 points, right? So that was the first thing which we saw, and that's how I prepared my strategy for this GS paper. So first, when that is clear, that how many points you have to write, accordingly we have to prepare the notes, accordingly we have to approach the syllabus for this paper. तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि अगर हम लोग सिलेबस देखते हैं, दिस इज द सिलेबस ऑफ GS3. सो नंबर वन प्रॉब्लम इन GS3 इज कि ये टॉपिक्स इतने वाइड हैं, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट. अब बहुत सारी चीजें करंट अफेयर्स में आ रही होती हैं, हमें लगता है ये भी पढ़ लें, मैगजीन पढ़ लें. आई हैव सीन पीपल, इवन आई हैव डन दिस थिंग, I tend to make notes out of mains 365 for different magazines in the market, right? So सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही हो जाता है कि बहुत वास्ट एक तरीके से सब्जेक्ट है GS3. वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड वी डोंट एक्चुअली सी कि भाई आंसर कैसे लिखना है एंड उसमें भी हमको स्कोर कैसे करना है. दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक. So if we see the syllabus and we will see the PYQs also today, so we will realize that 60 to 70% of the questions today also in all the topics, be it economy, agriculture, are basically PYQs which are getting repeated in some form or the other. हाँ, So I think for sir can example, enlighten further. for example, इकोनॉमिक्स में हर साल 8 क्वेश्चन आते हैं एंड वी हैव सीन अ ट्रेंड दैट 8 में से 2 क्वेश्चन तो जनरल इकोनॉमी के आते हैं, वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं हैंडल करना, बट उसके अलावा जो 6 क्वेश्चन आते हैं वो फेयरली गेसेबल हैं. राइट, जो 6 बचे हैं उसमें से 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और लैंड रिफॉर्म्स से आने हैं. विद इन दिस ऑल्सो ऑल्टरनेट ईयर्स में फूड प्रोसेसिंग या लैंड रिफॉर्म का क्वेश्चन आता है. जैसे इस साल हमें पता था कि फूड प्रोसेसिंग के क्वेश्चन आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है बिकॉज लास्ट 2 इयर्स लैंड रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आया था. सो ये 2 टॉपिक तो प्रिपेयर करके ही जाने हैं और इस तरह प्रिपेयर करके जाने हैं दैट वी हैव गुड इंट्रोडक्शन. 2-3 इंट्रोडक्शन रेडी हो हमारे पास, 2-3 कंक्लूजन रेडी हो डिपेंडिंग अपॉन किस फ्लेवर में क्वेश्चन पूछा गया है, एंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू राइट. एज Animesh just mentioned, we used to analyze every paper, especially जो लोग 110 115 लेके बैठे हैं, and we saw that in particular GS3 में, राइट, आपको 10 मार्कर में कम से कम 13 to 15 पॉइंट्स लिखने हैं और 15 मार्कर में अराउंड 18-20 पॉइंट्स लिखने हैं, तब जाके ये स्कोर ला पा रहे हैं वो लोग. अगर हम GS1 और GS2 की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जिसमें 8 to 10 पॉइंट्स लिखने की हम बात करते हैं 10 मार्कर में और अप टू 15 पॉइंट्स लिखने की बात करते हैं 15 मार्कर में, सो व्हाइल यू आर गेटिंग अ गुड स्कोर, बट 90 क्रॉस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है. एंड वी हैव सीन दैट आल्सो व्हेन वी वर डूइंग द प्रीवियस अटेम्प्ट्स, राइट? सो दिस ईयर वी रियलाइज कि यार ये चेंज करके देखते हैं, एंड दैट एक्चुअली गिव अस सम रिजल्ट्स एज वेल. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में ये जो 6 क्वेश्चन मैंने बताया, 4 एग्रीकल्चर के, 4 में से 1 क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग लैंड रिफॉर्म का हो गया. बाकी जो 3 है वो भी फेयरली गेसेबल है कि इरिगेशन से क्वेश्चन अक्सर आता है, पीडीएस से क्वेश्चन अक्सर आता है. तो इस टाइप के टॉपिक्स लिस्ट आउट करके हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे और आप
भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे पीवाईक्यू, तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्या ज्यादा प्रिपेयर करना है. इफ वी कैन गेस सच टॉपिक्स, उसका हमारे पास इंट्रो, कंक्लूजन, पॉइंट्स सब रेडी होने चाहिए. नाउ द रिमेनिंग टू क्वेश्चंस व्हिच आर देयर, एक क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ पे आता ही आता है, राइट. सो इंक्लूसिव ग्रोथ में दो तीन स्टैंडर्ड थीम्स हैं उनके पास. अनएम्प्लॉयमेंट पूछ सकते हैं, पॉवर्टी पूछ सकते हैं, तो हम उसको रेडी करके रखेंगे, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस वेयर वी कैन एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ टाइम अगर हम रेडीमेड आंसर्स लेके जा रहे हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो इंडस्ट्री प्लस इंफ्रा में से आता है, या तो कभी इंडस्ट्री से आता है, नहीं तो इंफ्रा से आता है. इंडस्ट्री में भी अगर आएगा तो एमएसएमई स्पेसिफिक क्वेश्चन ही देखा है हमने आज तक. एक आध बार पीएलआई स्कीम पे आया है, जब पीएलआई स्कीम आई थी तो ट्रेंड ऐसा लगता है कि या तो एमएसएमई से क्वेश्चन आता है इंडस्ट्री में, या स्कीम से आता है. और इंफ्रा में जहां तक की बात करें, वहां पे इफेक्टिवली स्कीम से ही क्वेश्चन आता है, या गवर्नमेंट का कोई रिसेंट इनिशिएटिव होगा उसमें से क्वेश्चन आएगा. जैसे अगर रेलवे में बहुत सारे डेवलपमेंट किए गवर्नमेंट ने, तो एक रेलवे पे क्वेश्चन आ गया, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, राइट. सो दिस इज द आइडिया फॉर इकोनॉमिक्स. ऐसे ही आप डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी में भी थीम्स देखेंगे. अनिमेश आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे वो. और साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में भी, एनवायरनमेंट में स्टिल टू द पॉइंट आप गेस कर पाते हैं. साइंस एंड टेक में तो बहुत स्पेसिफिकली करंट क्वेश्चंस ही हमने इन द पास्ट फ्यू इयर्स देखे हैं, Correct. राइट. सो अनिमेश आपको बताएंगे अब बाकी चीजों के बारे में. So sir, if we see the syllabus, like starting from economics again, so आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, अब जैसे इंडियन इकोनॉमी के इश्यूज, अब यहाँ पे देयर कैन बी अ सिंपल क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, दैट क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम हियर. गवर्नमेंट बजटिंग, दे आस्क्ड अ क्वेश्चन कि भाई देयर हैज बीन अ चेंज इन द जीडीपी मेथोडोलॉजी, तो व्हाट हैव बीन दोस चेंजेस. तो आप देख पा रहे हो कि इवन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इट्स नॉट लाइक दे आर आस्किंग एनीथिंग अंडर द सन, Yeah. वो डायरेक्टली लिंक्ड है इन टॉपिक्स के. तो इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग दोस लिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स टॉपिक, यू हैव टू जस्ट मैप कि भाई अगर ये गवर्नमेंट बजटिंग लिखा हुआ है, तो लास्ट 1 ईयर में हैज देयर बीन एनी सब्सटेंशियल चेंज True, इन द गवर्नमेंट true. बजटिंग थिंग. हाँ, तो फॉर Right. एग्जांपल लेट मी ऐड हियर, जैसे इस बार बेस ईयर चेंज हुआ है, हर इंडिकेटर का, जीडीपी का बेस ईयर चेंज हुआ है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर चेंज होगा. सो इस पे क्वेश्चन एक आने की पॉसिबिलिटी हम रेडी करके जाएंगे. साथ में ही जो आपका फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड इतना फ्लक्चुएशन चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या जो हम एफटीएस साइन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज अनसर्टेनिटी, ये दो तीन थीम्स हैं जिसके आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. तो विल प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली. जैसे इवन जो आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन था फिस्कल हेल्थ इंडेक्स आरबीआई, राइट, दैट कैन बी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, mobilization of resources. I'm not saying you could have predicted that topic in the mains, but still they're asking from the main syllabus only, right? ठीक है, आगे हम लोग देखें. अब ये जो एक एक वर्ड लिखे हुए हैं ना, you should have one pages ready. जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट्स है, so there has been this accident, prelims में भी क्वेश्चन आया, राइट. जो एयरप्लेन वाला है, राइट. there might be a question from here, right? रेलवेज के हमने देखे एक्सीडेंट्स हुए हैं बहुत सारे in the last 1 year, there might be a question from here. इन्वेस्टमेंट मॉडल, there is a standard question कि भाई what is PPP, types of PPP, what are the challenges in PPP, way forward, right? तो straight forward. ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न्स पे भी एक आध को यहाँ पे भी एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं. व्हाट आर द चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द लास्ट 10-15 इयर्स, एक वो क्वेश्चन पूछते हैं. टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, ई टेक्नोलॉजी है ना, यहाँ से भी फेवरेट टॉपिक है. yes, एक क्वेश्चन आ सकता है. एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, दिस इज अगेन अ फेवरेट टॉपिक. एवरी अल्टरनेट ईयर, आफ्टर ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू विल फाइंड व्हाट आर द चैलेंजेस वे फॉरवर्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. ठीक है, सब्सिडीज, पीडीएस, राइट, सो लैंड रिफॉर्म्स. So these are topics which can be prepared beforehand, and you can expect if there are 8 questions, so out of this around 6 questions would be directly related to these topics. जो हम गेस करके प्रिपेयर करके जा सकते हैं. So if you have this material ready for these 6 questions, एक तो number of points ज्यादा लिखने में आसानी हो जाएगी. At the same time, you will end up saving a lot of time for questions जो थोड़े से random है, क्योंकि वहां सोच के भी फिर हमें मैच करना है. एटलीस्ट उतने ही पॉइंट लिखने हैं जितने बाकी क्वेश्चंस में लिख रहे हैं. एक कोहेरेंसी बनानी बहुत जरूरी है पेपर में. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार आप खुद क्लियरली बता पा रहे हो कि यहाँ तो मुझे आता है, यहाँ मुझे नहीं आता है. वी डोंट वांट टू शो दैट टू द एग्जामिनर. सो इन दिस प्रोसेस वी विल आल्सो हेल्प यू प्रिपेयर अ पूल ऑफ जनरल पॉइंट्स, जेनरिक पॉइंट्स, जो कहीं आप नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो वो पॉइंट्स यूज करके आप एटलीस्ट वो फिल कर सकें स्पेस. दैट विल आल्सो हेल्प. करेक्ट है ना. अभी नोट्स दिखाएंगे अनिमेश आपको, तो ये अनिमेश प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ सच पॉइंट्स बिफोर हैंड, ताकि फिर यूज करते थे हम, प्रैक्टिस करते हुए हम यूज करेंगे कैसे इन जनरल पॉइंट्स को भी फिट किया जा सके. जस्ट आई वुड वांट टू ऐड वन पॉइंट हियर. जैसा कि हमने बोला कि 6 क्वेश्चन 8 में से जो है डायरेक्टली इन टॉपिक्स के अराउंड आते हैं, बट आई थिंक एक इशू क्या होता है इकोनॉमिक्स में कि जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं, लाइक पीपल टेंड टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम कि यार 2 क्वेश्चन क्या आएंगे, तो उसके लिए हम मैगजीन पढ़ने लग जाते हैं, वीडियोस देखने लग जाते हैं, राइट. बट इफ वी फोकस 80% ऑफ आवर टाइम हियर, जहां से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आएंगे, दैट हैज अ बेटर कॉस्ट बेनिफिट, यू नो, 100%, रेशियो 100%. बेसिकली. Yes. So this was economics. Then if we see science and tech. So again we will see the questions which have been asked. तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली
एक तरीके से स्टैटिक हैं। अब जैसे इश्यूज रिलेटेड टू आईपीआर, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड, है ना, वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, 2-3 बार उन्होंने पूछा भी है यहाँ से। बट बाकी जो क्वेश्चंस हैं, अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक, रिसेंट डेवलपमेंट्स एवरीडे लाइफ में, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, नैनोटेक। अब देखिए इसमें आप, आई थिंक जो मैंने किया था, आप मैक्स ये कर सकते हो कि हर एक-एक फील्ड का आप नोट्स प्रिपेयर कर लें। वन वी आर टॉकिंग अबाउट नैनोटेक, तो आप बेसिकली 15 पॉइंट प्रिपेयर कर लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ नैनोटेक इन एवरीडे लाइफ। राइट। अब उसमें 5 पॉइंट हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन ऑफ नैनोटेक इन डिफेंस, 5 पॉइंट हो जाएंगे एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, सेम थिंग इन बायोटेक, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर, इन हेल्थ केयर, डिफेंस, व्हाटएवर, राइट? सो विच कैन हैव 5 पॉइंट्स रेडी, ताकि अगर यहाँ से स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ नैनोटेक इन हेल्थ केयर, लेट्स से, तो एटलीस्ट अपने पास वो 5 पॉइंट्स रेडी हैं जो हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहां से। हाँ, सो हियर आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे 5-5 पॉइंट प्रिपेयर कर लिए एंड ऑन द एट द सेम टाइम मैं बोल रहा हूँ 15 पॉइंट अगर लिखने हैं 10 मार्क में, सो आइडिया ये रहता है कि 5 पॉइंट पहले हम वो स्पेसिफिक वाला लिख दें, उसके बाद हम जनरल पॉइंट ऐड कर दें। दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट इन स्कोरिंग दैट मार्क्स। अगर आप शुरू में जनरल पॉइंट लिख रहे हैं और फिर स्पेसिफिक पॉइंट आ रहे हैं, वो भी थोड़ा सा इंप्रेशन बिगाड़ देता है कहीं ना कहीं। तो दैट अदर देन दैट, जैसे कंप्यूटर्स, आईटी, स्पेस, अब जैसे खास करके स्पेस वाला पार्ट है, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मिशन हर साल लॉन्च हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो ट्रेंड है हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चंस में, आप 2 या 3 मैक्स जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट मिशन जो हैं, अब मान लीजिए चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था, तो दैट शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड टू एंड। अब उसमें आप हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द पेलोड्स, तो चंद्रयान 3 इज इन न्यूज़, दैट शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड टू एंड। जैसे मैंने जो आपको नोट्स भी दिखाऊंगा, मेरे पास नोट्स में रेडी था वो वाला चीज कि आई न्यू व्हाट वर द पेलोड्स एग्जैक्टली। सो मैक्सिमम 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे इस साल के लिए मान लीजिए शुभांशु शुक्ला का जो है, तो एक्सडीएम 4 मिशन इज इन न्यूज़, तो दैट वी कैन प्रिपेयर, है ना, challenges in human space flight because of Gaganyaan, so all those kind of things which are most important, right? छोटे मोटे मिशंस हम लोग यहाँ skip कर सकते हैं because this is not prelims, less likely they will ask and most people will get it wrong, बहुत छोटे मोटे मिशंस उन्होंने पूछ लिए ना। सेम थिंग अप्लाइज इन आईटी। अब आईटी एंड कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल इस साल एलएलएम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आया, तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस दैट वी कैन प्रिपेयर एंड देन वी कैन लीव, हम लोग बहुत ज्यादा माइक्रोस में नहीं जाएंगे, तो दैट इज द आइडिया इन साइंस एंड टेक। ठीक है। So again, if we see in environment, so this is again something जहाँ पे लोग ये मिस्टेक करते हैं। सॉरी, अच्छा उधर ही है। दिस इज अगेन समथिंग where people make this mistake कि हम लोग बहुत सारे environment में करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं कि भाई ये चीज न्यूज में है, वो न्यूज में है, बट अगेन अगर आप पैटर्न देखो, सो यहाँ पे मोस्टली स्टैटिक चीजें पूछी जाती हैं। जैसे एवरी अल्टरनेट ईयर है, एवरी 2 ईयर दे आस्क वन क्वेश्चन ऑन EIS, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, राइट? सिमिलरली एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अब यहाँ पे भी लिंक होके क्वेश्चन आते हैं कि भाई एयर पॉल्यूशन लेट्स से, या वाटर पॉल्यूशन, राइट? तो आपने पॉल्यूशन हेडिंग देखी, आपने ब्रेक डाउन किया, आपने कॉरेस्पॉन्डिंग नोट्स प्रिपेयर कर दिए। अब कंजर्वेशन अगर है मेंशन यहाँ पे, so you will see consistently they have asked a question on wetlands because wetlands have been in news जो है continuously, इंडिया में इंक्रीज भी हुए रामसर साइट्स, तो उन्होंने एज सिंपल एज ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर, या व्हाट नेम एटलीस्ट 10 साइट्स, जो 2 साल पहले उन्होंने पूछा था, राइट? तो अगर आप PYQ देखेंगे, विल गेट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया कि ये 3 टॉपिक्स के अराउंड ही रिवॉल्व करता है ना, इवन इन योर करंट अफेयर्स। अब जैसे यहाँ पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, सो 2021 में आई रिमेंबर दे आस्क्ड अ क्वेश्चन कि व्हाट आर द न्यू पैरामीटर्स, आई थिंक गवर्नमेंट ने चेंज किया था AQI में, एंड दे आस्क्ड दिस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो सिंपल तो नहीं था उस साल जब आया था, बट इन रेट्रोस्पेक्ट इफ वी सी, डायरेक्टली जो यहाँ पे हेड दिया गया है इन्हीं में से आ रहा है कहीं ना कहीं। कंजर्वेशन भी अगर आप देखें, तो कंजर्वेशन से आप लिंक कर सकते हैं जो कॉप सबमिट्स होती हैं, तो दिस टॉपिक कैन बी लिंक टू कंजर्वेशन, तो एटलीस्ट वन कॉप जो सबसे रिसेंट वाला हुआ है, दैट वी शुड नो कि व्हाट हैज बीन द आउटकम, राइट? सो दिस इज द स्ट्रेटजी आई थिंक व्हिच वी शुड फॉलो इन एनवायरनमेंट। ठीक। देन कम्स डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ये आई थिंक काफी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। यस, आई थिंक सर ये काफी प्रेडिक्टेबल है। इसमें भी सर आई वुड वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग, अब जैसे 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। वन कैन बी अबाउट द एक्ट एंड लॉज, जो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लेट्स से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, रिसेंटली देयर हैज बीन एन अमेंडमेंट इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसमें चेंजेस क्या आए हैं, तो फिर आपको रटा हुआ होना चाहिए। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दे विल गिव यू अ स्पेसिफिक डिजास्टर, लेट्स से फ्लड, साइक्लोन्स, हीट वेव्स, व्हाटएवर, एंड दे विल आस्क व्हाट आर द NDMA गाइडलाइंस। सर हियर द मिस्टेक इज कि ये एक क्वेश्चन होता है, बट डिजास्टर हमारे पास है अराउंड 10, एंड पीपल टेंड टू रिमेंबर ईच डिजास्टर सेपरेटली, कि हम फ्लड का अलग रटेंगे, साइक्लोन का अलग रटेंगे,
तो ये अपने आप में 30-40 पेजेस के नोट हो जाते हैं, जो कि एक क्वेश्चन के लिए बहुत वर्थ इट नहीं है। ना तो आप रिवाइज कर पाओगे, ना कोई याद रह पाएगा। सो हियर आई थिंक द स्ट्रेटजी शुड बी टू जनरलाइज। सो इफ वी सी एनडीए में गाइडलाइंस, कुछ जेनरिक पॉइंट होते हैं व्हिच आर रिपीटेड इन एवरी डिजास्टर, राइट। राइट? तो अगर हम वो 10 जेनरिक पॉइंट रख लें, वी कैन कॉरस्पॉन्डिंगली शिफ्ट दोस पॉइंट्स, हम लोग लैंग्वेज ट्वीक करके डिजास्टर में फिट इन कर सकते हैं। ट्रू, इनफैक्ट इस पे तो मैंने एक डिस्कशन भी लिया था लास्ट ईयर, और वो शायद वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा। इन इन शॉर्ट 30-35 मिनट्स पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे हैंडल कर सकते हैं जेनरिक पॉइंट्स के साथ, और बहुत स्पेसिफिक पॉइंट दो तीन ही पता हो आपको, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। ठीक है, आप वो देख सकते हैं, नंबर वन। और जहाँ तक डिजास्टर की बात है, आई थिंक पिछले 5 सालों में मैंने 2 बार या 3 बार तो अर्बन फ्लडिंग पे ही क्वेश्चन देख लिया, तो Correct. अर्बन फ्लडिंग बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कोई अभी रिसेंट डिजास्टर अगर होता है तो जनरली ट्रेंड यही है कि उसी डिजास्टर में से क्वेश्चन आ जाता है। साइक्लोन अगर ज्यादा आ रहे हैं तो साइक्लोन से क्वेश्चन आ जाएगा, हमने देखा ग्लॉफ वगैरह हुआ तो उस तरह से क्वेश्चन आ गया। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है ना? Correct, sir. ठीक है। So moving on to next topic, that is internal security. Again देखिए 4 क्वेश्चन आते हैं, वेरी प्रिडिक्टेबल, एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस, एक रैंडम हो सकता है वहां पे भी, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, जो भी आपके कीवर्ड्स मेंशन्ड है। इसमें वन मोर थिंग, जैसे सिक्योरिटी के जो चल रहा क्वेश्चन है, चल होते रहा है। हैं, सो दे आर मेंशन्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 9, 10, 19, 20। दो लास्ट वाले 10 मार्कर, लास्ट वाले 20 मार्कर्स, 15 Okay. मार्कर्स। तो हियर द प्रॉब्लम इज दैट पीपल, अगर हम लोग लाइन से क्वेश्चंस लिख रहे हैं 1 से 20, तो आप ये क्वेश्चन हमेशा लास्ट में हिट करेंगे, और हमेशा इन क्वेश्चंस में टाइम क्रंच होगा फिर। एंड दिस इज समथिंग जहां पे आपको एक अच्छा आंसर लिख के आना है, बिकॉज आपका कंपटीशन अच्छा आंसर लिखने वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो कि इन द मिडिल ऑफ द पेपर या फिर इन द स्टार्ट ऑफ द पेपर वी टैकल ऑल दिस 4 क्वेश्चंस, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी वेरी वेरी स्कोरिंग। सो अगेन, challenges to internal security, linkage between development and spread of extremism, role of media, social media, cyber security, money laundering, border management, organized crime, security forces and their mandate. तो एक एक पेज के नोट्स बेसिकली वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। इसमें आई वांटेड टू से जस्ट एकदम अभी मुझे ध्यान आया क्योंकि आज ही न्यूज में है कि बीएसएफ का एक पूरा रोल ओवरहॉलिंग करने वाले हैं होम मिनिस्ट्री। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी बीएसएफ पे क्वेश्चन आ जाए इस बार करेक्ट, कि बीएसएफ सिर्फ एक बॉर्डर सिक्योरिटी के बजाय टेरिटोरियल सिक्योरिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं होम मिनिस्ट्री। सो मे बी वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट एज वेल दिस टाइम। सो इस पे क्वेश्चन जब आता है तो थोड़ा सा क्लूलेस हो जाते हैं हम कि यार इंडिविजुअल कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्स हम प्रिपेयर करके जाए। सो बीएसएफ इस बार न्यूज में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी बीएसएफ पे क्वेश्चन बन जाए। जस्ट वांट टू ऐड दैट। करेक्ट। इसमें सर वन मोर थिंग, से 3 क्वेश्चन आई एम सेइंग कि यहाँ से आ सकते हैं, बट वो जो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा, एंड उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट करंट अफेयर जो है। अब 2 साल पहले सर आई रिमेंबर कि दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी एफएटीएफ की। राइट। सो दे डायरेक्टली आस्क्ड द क्वेश्चन कि व्हाट हैज बीन देयर इन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ऐसा कुछ अगर बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है जो लिंक हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जैसे ड्रोन वॉरफेयर जो है, राइट, वो कहीं ना कहीं लिंक होता है डिफेंस से। तो ड्रोन्स के ऊपर, बिकॉज यूक्रेन, रशिया, इवन इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंधु, तो ड्रोन्स आर वेरी प्रोमिनेंट। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन प्रिपेयर इन द करंट अफेयर्स पार्ट। सो ऐसे ही हम लोग एक बार जस्ट गो थ्रू करेंगे, वी विल आल्सो प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, यस। 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें लगता है कि करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट दो शुड बी प्रिपेयर्ड हियर। Not just list, we are going to give you very crisp one pager, two pager content on these topics as well. तो आप उसको अच्छे से वहीं के वहीं रेडी करके you will be able to handle most of the questions that may be asked on that particular topic. At the same time एक और बहुत important बात करी आपने, जो ये 9 और 10 और 19-20 पहले करने वाली है। तो जैसे अनिमेश ने बोला कि जो क्वेश्चन हमें आते हैं ना, वो करना पहले बहुत जरूरी है। बिकॉज GS3 में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो साइंस एंड टेक में हो 1-2 क्वेश्चन, चाहे वो एक क्वेश्चन एनवायरमेंट का हो और 2 क्वेश्चन इकोनॉमी के हो, जिसमें शायद क्लू कम लगे हमें। राइट, एक बार रैंडमली पूछ लेता व्हाट इज एलियोपैथी, एलियोपैथी सुना ही नहीं किसी ने, अगर आप एग्रीकल्चर नहीं पढ़ के गए हैं तो इस चीज में गड़बड़ हो जाती है। तो एज ही वेरी राइटली मेंशन कि उन क्वेश्चंस को पहले करना बहुत जरूरी है जो हम पढ़ के गए हैं, तैयार करके गए हैं, रादर देन जस्ट टिकिंग कि भाई मैं तो 1 to 10 ही करने वाला हूँ। क्योंकि जो क्वेश्चन 1 to 10 में अगर शुरू में ही नहीं आएंगे आपको, यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम देयर, और फिर वहां भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी स्पीड की वजह से, जहां आपको अच्छे से आता था। सर आई जस्ट टेल द एग्जांपल, जैसे अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखें, सो इसमें जो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन था, सो आई रिमेंबर फोर्थ क्वेश्चन वाज ऑन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, एंड फर्स्ट क्वेश्चन पे कुछ था, ये दोनों मुझे नहीं आते थे या बहुत कम पता था, बेसिक आइडिया ही था। एंड सो ये दोनों क्वेश्चन मैंने लास्ट में करे। सो अगर हम लोग 1 से 20 जाएंगे तो आप शायद पहले करें। अब उसमें दिक्कत ये होगी, एक तो टाइम वेस्ट होगा, आप बहुत सोच के लिखोगे, सेकेंडली आपको कॉन्फिडेंस भी खराब होगा कि यार क्या पूछ लिया गया, राइट? एंड दो दैट लो कॉन्फिडेंस विल रिफ्लेक्ट इन अदर क्वेश्चंस आल्सो। शायद आप जितना अच्छा लिख पाते हो उतना आप नहीं लिख पाओगे। आपने 18 अच्छे से अटेम्प्ट कर दिए,
टाइम बचा हुआ है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप यहाँ पे भी जो है कुछ ना कुछ अच्छा लिख के आ जाओगे, दैट इज द इम्पोर्टेंस। आई थिंक तब तक दिमाग भी इतना वार्म अप हो चुका होता है कि आप कुछ अच्छा लिख ही देते हो। Yes. शुरू में अगर आप ऐसी चीज सोच के लिखते हो जो नहीं पढ़ा होता है तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा भी होता है। करेक्ट सर। चलिए कुछ पीवाईक्यूज हैं इधर आई थिंक। हाँ सो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग। जैसे यही क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला हम लोग बात कर रहे थे, डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इनइक्वालिटी एडजस्टेड, तो अभी नहीं पता था मुझे एग्जाम हॉल में, राइट? तो कुछ भी लिखना था यहाँ पे, तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट किया। सो अगर हम लोग देखें यहाँ पे व्हाट आर द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, सो फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज, एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चन व्हिच आर बिजार, जैसे सेकंड क्वेश्चन वाला हो गया। बाकी अगर आप देखो कॉजेज ऑफ फूड इन्फ्लेशन, सो फूड इन्फ्लेशन वाज इन न्यूज़, Yeah. सीधे सीधे क्वेश्चन आया। अब यहाँ से आप एक क्लू ले सकते हो कि भाई दिस ईयर सीपीआई बास्केट हैज बीन चेंज्ड, डायरेक्टली देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन दिस टॉपिक, व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड इन द सीपीआई basket. बास्केट। Yeah. We'll prepare that. Yeah. केयर इकोनॉमी, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी अगेन बहुत ज्यादा न्यूज में था उस साल, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना। मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, अनएम्प्लॉयमेंट हर साल न्यूज में है, वहां पे क्वेश्चन आया। मेथोडोलॉजी टू कंप्यूट द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। Again 2023 में I remember unemployment also touched high peaks in India. शायद इस वजह से भी ये क्वेश्चन रेलेवेंट बन जाता है वहाँ पे। स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन, एग्जामिन द प्रॉब्लम्स फेस इन दिस रिगार्ड, हम लोग प्रिपेयर करते हैं इनवेरिएबली टॉपिक, वहां से क्वेश्चन आया। ठीक है, ये एमएसएमई का क्वेश्चन हो गया एक ये आपका डायरेक्टली जो है लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन है। वी शेप रिकवरी, देन चेंज इन जीडीपी मेथोडोलॉजी, उसके ये ऊपर क्वेश्चन आया। 2015 में चेंज हुआ था बट 2020 में जीडीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी तो इस वजह से जीडीपी बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा। और फिर रिकवरी वाला क्वेश्चन तो क्योंकि बिकॉज वी सॉ स्लो डाउन इन 2020 2021 ड्यू टू कोविड लॉकडाउन, और जब वो फास्ट रिकवरी हुई तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन बनता था पूछना। तो तो वी सी, हाँ जो ये दो क्वेश्चन है इसमें मतलब फिर भी आप प्रिडिक्ट करके कर पाएंगे। देयर आर ओनली फ्यू टॉपिक्स जनरली जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इफ वी हैव दैट इंटरलिंकेज प्रॉपर्ली इन आवर माइंड व्हिच विल ट्राई टू प्रोवाइड यू थ्रू नोट्स एज वेल, आई थिंक ये दो फेयरली मैनेजेबल क्वेश्चंस होते हैं। देन इफ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक इतने में दिख जाएगा वी कैन आई वांट टू नेक्स्ट पेज। हाँ डू इट लाइक दिस ओनली। ये है अच्छा गवर्नमेंट बजटिंग है इधर। सो देखिए यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ इन इश्यूज दे आर फिस्कल इंडेक्स, तो थोड़ा रैंडम टॉपिक था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग मेंस में है, बट ये पूछ लिया गया। पैटर्न एंड ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन द पोस्ट रिफॉर्म्स इंडिया, सो अगेन थोड़ा रैंडम है, हम लोग शायद मेंस में नहीं पढ़ेंगे। इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल इन द मार्केट इकोनॉमी, दिस इज समथिंग व्हिच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंक्लूसिव ग्रोथ हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं। इंटर जनरेशन इंट्रा जनरेशन इश्यूज ऑफ इक्विटी, थोड़ा सोसाइटी से लिंक्ड होता हुआ टॉपिक है, बट दिस वाज आस्क्ड हियर। तो इंक्लूसिव ग्रोथ पे डायरेक्टली आप देख रहे हो हर साल जो है एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा रैंडम हो गया है, बट अगेन ना वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एवरी क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव सेड इन द स्टार्टिंग ओनली, ये जो 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस हैं उस पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट इफ वी सी, सो गवर्नमेंट बजटिंग, पैटर्न एंड ट्रेंड of public expenditure on social services, this we have seen already. Distinguish between capital budget and revenue budget. अब जैसे when I was writing my first mains, so मुझे याद है कि मैंने शायद टॉपिक ही मिस कर दिया पूरा, क्योंकि ये सब हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ के जाते हैं। मेंस में हमें लगता है कि बहुत एनालिटिकल चीजें पूछी जाएगी, कुछ अच्छा सा बहुत ज्यादा बुक्स पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, वैसा कुछ पढ़ के जाएं, बट दे आस्क दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड लेटर आई रियलाइज्ड कि यार ये टॉपिक दिया हुआ है सीधे सिलेबस में। No, this funny thing happened with me also. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल था, 2013 में मैंने फर्स्ट मेंस लिखा था, तो मुझे यही क्वेश्चन आया था ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में डिफरेंस पर बैट पेपर 2 में। और हम लोग क्योंकि मिस कर देते हैं, जैसे मैं बोला शुरू में, आई डिड नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी थिंक एंड राइट एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन, जबकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये टॉपिक मिस होना बहुत वैलिड चीज है, इसको बहुत ध्यान रखना है कि हम कोई ऐसा टॉपिक मिस ना करें, इसलिए सिलेबस का एक एक कीवर्ड पे ध्यान देते हुए हमें प्रिपरेशन करनी। करेक्ट सर। ठीक है, नेक्स्ट इफ सी एग्रीकल्चर, सो मेजर क्रॉप्स, सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, चैलेंजेस इन इरिगेशन, तो आप देखोगे हर टॉपिक जो है डायरेक्टली सिलेबस से लिंक्ड है। रोल ऑफ मिलेट्स इन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ठीक है, के लेबर कोड्स का क्वेश्चन यहाँ पे आया है। चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न, तो वी हैव सीन क्रॉपिंग पैटर्न इज डायरेक्टली, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक इटसेल्फ, चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न। ई टेक्नोलॉजी, राइट, ई टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया है, टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स करके, साइंस एंड टेक में आया, बट वो एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, पीडीएस अगर आप देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक्स, मेरिट्स एंड रोल ऑफ मिलेट्स, ठीक है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन द पीडीएस इन इंडिया, हाउ इट कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। ठीक है, आप देखोगे बार बार ये वाला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी,
How will MSP rescue? और जैसे इस साल there might be a question कि should we legalize MSP or not? Because continuously news में है ये वाली चीजें भी Yes. last 3-4 years से. Next is food processing. Then Next food processing if we see again. ये छोटा ही करना पड़ेगा बस. Sorry. So scope of food processing. देखो same question पूछा है. Evaluate the scope of supply chain management in agricultural commodities. Same content ही लिख के आओगे आप. Bottlenecks in the upstream and downstream process. Scope and देखो, significance. This is what I Same. was saying over here कि 25 में फूड प्रोसेसिंग क्वेश्चन है, 24 और 23 में लैंड रिफॉर्म्स का क्वेश्चन है, फिर 22 में फूड प्रोसेसिंग के क्वेश्चन है, 21 में फिर लैंड रिफॉर्म्स का क्वेश्चन है, फिर 20 में फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है, 19 में फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है. तो अगर आप देखोगे ऑल्टरनेट ईयर्स फूड प्रोसेसिंग आ रहा है तो लैंड रिफॉर्म्स नहीं आ रहा, लैंड रिफॉर्म्स आ रहा है तो फूड प्रोसेसिंग नहीं आ रहा. तो इस तरह आपको प्रिपेयर करके रखना है. इस बार क्योंकि एक बार दो क्वेश्चन आ चुके हैं, हो सकता है 2026 में लैंड रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है. Correct. प्रिपेयर हम फूड प्रोसेसिंग भी करेंगे, Right. बट लैंड रिफॉर्म ज्यादा बेटर प्रिपेयर करके जाएंगे. तो these are the low hanging fruits basically. Directly syllabus में हमें पता है क्वेश्चन आएगा, तो अगर हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, we can score very good marks in such questions. ठीक है. एक मिनट. Next. ठीक है, next topic is liberalization. So they have asked PLI. Current affairs का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा न्यूज में था, एक्सपेक्टेड भी था ये क्वेश्चन आया. Future of manufacturing. ये तो पुराने हो जाते हैं क्वेश्चन थोड़े से, बट हाँ ये भी स्पेसिफिक है. दिस फ्रॉम माय टाइम व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, सो तब न्यूज़ में रहते थे ये चीजें. Infrastructure. So they have again current affairs. यहाँ से मतलब इन टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे लास्ट ईयर सेमीकंडक्टर वाज मेजरली इन न्यूज. दे आस्क्ड राइट क्वेश्चन हियर. देन एनर्जी से जो है इन्होंने क्वेश्चन पूछा. अगेन जैसे फॉर एग्जांपल इस बार क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे पंचायत गोल्स हैं, सो व्हाट हैव वी अचीव्ड, व्हाट आर दी रिमेनिंग गोल्स, व्हाट इज द अपडेटेड एनडीसी टारगेट्स ऑफ इंडिया, राइट. सो ऑल दोस क्वेश्चंस कैन बी, वो लग सकता है एनवायरमेंट का है, बट वो लिंक कर सकते हैं बिकॉज एनर्जी यहाँ पर भी मेंशन्ड है आपका. ठीक है. आई थिंक कुछ आंसर्स दिखाते हैं शायद जो आपने लिखे So हैं. likewise, you can see all the topics. This was just economics. डिजास्टर में अगर आपको दिखाना है थोड़ा सा, ये डिजास्टर. Before disaster, I think sir we can see first science and tech थोड़ा सा. Just to stress the point कि हमें बहुत ज़्यादा random चीजें नहीं पढ़नी है. Okay. So this is science and tech. So as I was saying, nanotech is mentioned in the syllabus. They just linked it with agriculture here and how it can aid the farmers. तो हर जो कीवर्ड है nanotech, biotech, उससे corresponding आप तीन dimensions बनाओ. Yes. One can be agriculture, one can be healthcare, defense, and prepare the points, 7 to 8 points, 5 points, whatever you want to prepare accordingly. ठीक है, ITER, फ्यूजन फिजन रिएक्शन जो है उस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा. ये भी न्यूज़ में था लास्ट. ये भी न्यूज़ में था, बट ये थोड़ा हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हैं. बट अगेन दे आस्क दिस इन मेंस. हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस? सो एनर्जी से क्वेश्चन अगेन साइंस एंड टेक में पूछा. बायोटेक पे है ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल. हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी प्ले अ क्रूशियल रोल? बायोटेक्नोलॉजी प्ले अ क्रूशियल रोल, यस. तो मिथेनॉल इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह उस कंटेक्स्ट में. ठीक बात है. तो हाँ, ठीक है, अगेन जैसे यहाँ पे सर हम लोग देखें, जैसे साइंस एंड टेक में मैंने देखा है कि हम लोग इतना घुस जाते हैं करंट अफेयर्स में कि जो टॉपिक सीधे सिलेबस से मेंशन्ड है ये हम लोग मिस आउट कर IPR. देते हैं. आईपीआर, राइट. तो एटलीस्ट जो यहाँ मेंशन्ड है वो हमें पता होना ही चाहिए. That is important. Yes. ठीक है. ठीक है, करंट अफेयर्स बेस्ड डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, मून मिशन, ठीक है, चंद्रयान वगैरह. अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप आया, ठीक है, लोग बोल सकते हैं न्यूज़ में था, बट वी डोंट रियली प्रिपेयर नासा के ऐसे इवेंट्स वगैरह जो भी हैं. इसमें सर देखें, अगर हम लोग पीवाईक्यूज देखें तो हमने इस साल जो क्वेश्चन देखा बायोटेक का ना, नैनोटेक का फॉर एग्जांपल. दिस टाइम दे वाज एग्रीकल्चर, अर्लियर दे वाज इन हेल्थ केयर Yeah. ना, बायोटेक अगेन फार्मर्स. अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हो, इन थीम्स पे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. That is true. ठीक बात है. कि नेक्स्ट टॉपिक इफ वी सी एनवायरनमेंट. सो अगेन करंट अफेयर्स से हो सकता है, तो जो भी रिसेंट कॉप वगैरह हुए हैं, ऑल्दो दिस ईयर दे आस्क्ड ओल्ड कॉप, उन्होंने कॉप 26 पूछा था, बट एटलीस्ट हमें जो रिसेंट कॉप है वो प्रिपेयर करके जाना होगा. ठीक है, कंजर्वेशन वाला एक टॉपिक मेंशन्ड है यहाँ पे, वहां से उन्होंने पूछ लिया ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन. EIA डायरेक्टली इन द सिलेबस है ना. पॉल्यूशन का मैंने बोला, सो टू प्रिपेयर वाटर पॉल्यूशन आल्सो, एयर पॉल्यूशन, हियर यू कैन सी रिवर पॉल्यूशन पे क्वेश्चन है, wetland, oil pollution, right? So this way you can prepare such topics. ठीक है. Plastic pollution, for example, they might ask a question anytime. ठीक है, disaster. So या तो ये conceptual question होते हैं, disaster resilience क्या है, vulnerability क्या है, types of vulnerability, or they might ask with specific questions, cloud burst के ऊपर, floods के ऊपर, landslides के ऊपर उन्होंने पूछा है.
So this way, this is again something which is a low hanging fruit. यहाँ से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं. इसमें हम लोग देखें इंटरनल सिक्योरिटी. सो अगेन सिलेबस बेस्ड टेररिज्म के ऊपर क्वेश्चन है ना, पहलगाम अटैक वगैरह हुआ था, दैट्स व्हाई दे आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन. एलडब्ल्यू का टारगेट है एलिमिनेट करने का. तो दिस क्वेश्चन माइट लुक लाइक अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन, बट जो इन्होंने पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, What do you understand by LW? Basic question. How? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, हाउ पीपल अफेक्टेड, व्हाट स्ट्रेटजीज हैव बीन टेकन, नार्को टेररिज्म, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड. तो पूरा का पूरा जो है डायरेक्टली स्टैटिक है सारा का सारा. चैलेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट, नक्सलिज्म अगेन, बैनिंग ऑफ जमात I इस्लामी. think ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड थीम्स हैं, इस पे Yes. क्वेश्चन बहुत आराम से प्रिपेयर भी किए जा सकते हैं और आ भी सकते हैं अच्छे से. कुछ कभी कभी रैंडम हो जाता है, जैसे साइबर डोम वगैरह पूछा, बट जनरली वी सी इट इज स्टैटिक. एक आध क्वेश्चन तो रैंडम कभी ना कभी आएगा ही, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हो आप. बट जैसे बॉर्डर, अगर हम लोग सिलेबस देख रहे हैं, तो बॉर्डर एरियाज का मतलब मैंने जब पढ़ाया था, हमने हमेशा स्ट्रेस किया था कि बॉर्डर डज नॉट मीन लैंड बॉर्डर, यू शुड आल्सो स्टडी मैरीटाइम बॉर्डर. एंड यू कैन सी दिस टाइम दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, राइट. थोड़ा सा ब्रॉड हमें लेके पढ़ना होगा. ठीक है. मेक सेंस. ठीक है. यूएवीज, ड्रोन्स एक्सपेक्टेड था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा इन्होंने. ऑर्गेनाइज क्राइम पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया है. तो Yes. डायरेक्ट थीम जो कीवर्ड्स दे रखे हैं, टेररिज्म, हॉट परस्यूट, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब न्यूज़ में चल रहा था. आई थिंक इस वजह से ज़्यादा पूछ रहे हैं क्वेश्चंस. चलिए, सो नाउ आई थॉट कि कुछ अगर आप आंसर्स देखेंगे जो एनिमेशन लिखे हैं जिसकी वजह से ही कुड स्कोर वेल, विल आल्सो गिव यू सम गुड इनसाइट इन दैट. सो वी गॉट सम आंसर्स फॉर यू. So for example, this was a question, discuss the strategic and economic importance of proposed port. तो इसमें अनिमेश एक्सप्लेन करेंगे आपको कि what was he thinking and how did he approach this answer. So sir, as I was telling in the starting that our approach should be to write many points. जितना हो सके जेनरिक पॉइंट लिखें. ऐसा नहीं है कि आपको हर पॉइंट में डेटा कोट करना है. यू कैन कोट वेल एंड गुड, बट थोड़ा जेनरिसिटी भी मेंटेन करना है कि पढ़ने वाले को समझ में आए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, राइट. बहुत कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स नहीं लिखना है. अब जैसे इन्होंने सिंपल 2 हेड्स पूछे हैं, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सम पोर्ट्स. अब डजंट मैटर क्या नाम लिखा हुआ है, कुछ भी पोर्ट होता है, हम लोग सेम पॉइंट्स लिखते हैं, बेसिक. ऑन इंडियाज रोल इन द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड. सो आई हैव स्टार्टेड विद अ डेटा. GS3 में जनरली हम लोग इंट्रोडक्शन जब लिखते हैं, we try to write some data points, some report, some recent thing which has happened, so linking it with the current affairs. Right. So I have written here 70% of trade passes through the Indo-Pacific, but less than 5% use Indian ports as transshipment hub. Ports like this and this will strengthen India's maritime dominance. So यहाँ पे हम लोगों ने global maritime treaty बता दिया कितना है, what is the significance to make this ports इंडिया के लिए, कि हमारा बहुत कम शेयर है इन द ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट इंडस्ट्री. दिस इज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन बिकॉज बहुत ज्यादा डिमांड को हिट करते हुए सीधा इंट्रोडक्शन अलाइंड है. एक जनरल इंट्रोडक्शन नहीं लिख के छोड़ दिया है कि मैरीटाइम ट्रेड 70% होता है बस, राइट. अ लॉट ऑफ पीपल डज दैट. अ लॉट ऑफ पीपल माइट इवन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि मैरीटाइम ट्रेड क्या होता है. जैसे इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स में, डिजास्टर में खासकर, इंटरनल सिक्योरिटी में खासकर, हम जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत रिलेवेंट डेटा यूज करें, राइट. we'll provide you the list of that data set and we'll also help you figure out कि कहाँ पे क्या डेटा ज्यादा रिलेवेंट या ज्यादा सूटेबल होगा, तो आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा. तो इसमें भी आप देख रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाधवान एंड गालाथिया पोर्ट. अब अगेन जैसे इन्होंने बोला कि भाई पता नहीं है, आप स्पेसिफिक इंडिविजुअल पोर्ट से पढ़ के जाओगे नहीं. देयर हैज टू बी सम स्पेसिफिक जेनेरिक पॉइंट्स कि अगर पोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है वही लिखना है. घबराना नहीं है कि यार ये तो पढ़ के ही नहीं गया मैं, पर्टिकुलर पोर्ट कैसे होगा. तो दिस इज व्हाट इज शोन ओवर हियर. सर अब यहाँ पे देखें, हमने फर्स्ट हेडिंग बना दी, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. राइट. ऑल्दो हियर आई हैव रिटन इन दिस फॉर्मेट डैश डैश करके, बट आई थिंक सर से भी डिस्कस हुआ था कि दिस इज डज नॉट लुक वेरी गुड जो है एस्थेटिकली. तो मैंने फाइनल एग्जाम में हेडिंग बना के देन 1 2 3 4 5 नॉर्मल पॉइंट्स लिखे. तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं. तो अब जैसे देखें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, सो पोर्ट इंफ्रा कैन बी यूज्ड बाय नेवल फोर्सेस स्ट्रेंथनिंग आवर डिफेंस. It provide competition to Chinese dominance in controlling maritime trade, integrate India with the global supply chains, boost energy security of India. हाँ, because वो भी एक तरीके से strategic dimension है ये आपका. Benefit South Asian neighbors like Bangladesh, Nepal, Bhutan, reduce dependence on China, strengthen global stakes in Indian prosperity, reduce trade dependence, diversification of supply chains, increase global trade resilience. Right. So तो आप देखोगे बहुत सारा, जैसे यहाँ पता भी नहीं हो सकता डेटा पॉइंट्स. मुझे एक ही पता था, मैंने इंट्रोडक्शन में लिख दिया, बाकी जेनरिक पॉइंट्स में इट इज मेकिंग सेंस कि यहाँ दिख रहा है कि दिस इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस. ये तो बात एक जनरल है ही कि किसी भी पेपर में 20-30 डेटा पॉइंट मैक्सिमम आपको चाहिए होते हैं, उन्हीं में से कहीं ना कहीं कुछ यूज हो जाएगा. ये मत सोचिए कि मुझे हर टॉपिक पे, हर क्वेश्चन में और हर क्वेश्चन के डिफरेंट एस्पेक्ट में आई शुड हैव डेटा पॉइंट, क्योंकि ना उतना याद रहेगा, ना उतना पॉसिबल है वहाँ रिप्रोड्यूस करना,
राइट? सो एक एक डेटा पॉइंट, जैसे मैरीटाइम ट्रेड है तो मुझे एक डेटा पॉइंट अगर पता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जिस भी टाइप का क्वेश्चन मैरीटाइम ट्रेड पे आएगा मैं वो यूज कर लूंगा। ठीक है? सो ठीक है, नेक्स्ट सर, if we see, so this were how many points? If we see, दीज वर 1 2 so 3 4 7 5 6 points, 7 पॉइंट्स ओवर 7 हियर। points were there. Economic importance, attract investments in port infrastructure by private sector, on foreign exchange and transit charges, boost Indian shipbuilding and repair sector. थोड़ा diversified points लिख रहे हैं अगर आप देख पा रहे हैं. Boost maritime trade among South Asian countries and with Southeast Asia and Africa. Boost Indian exports by facilitating smooth passage. Benefit to businesses as maritime transport is cheaper. So यहाँ पे there is a scope कि आप कुछ जगह लिख सकते हैं डेटा पॉइंट्स, आप एक्सपोर्ट बता सकते थे कितने हैं, है ना, वो कितना चीपर होता है एज कम्पेयर टू लैंड, वो सब आप लिखा जा सकता है. बट अगेन हियर माय फोकस वाज टू राइट मोर पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ एलोबरेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, बिकॉज देयर इज अ कॉस्ट. अगर आप बड़ा पॉइंट लिखेंगे, अगर आप चाहेंगे कि हर पॉइंट में डेटा पॉइंट लिखा जाए, तो आप नंबर ऑफ पॉइंट्स नेचुरली कम लिख पाएंगे, बिकॉज टाइम भी नहीं होगा, स्पेस भी नहीं होगा, तो वो मैनेज करना होगा कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कितना डेटा पॉइंट लिखना है. सो अगेन इफ वी सी हियर वी हैव 6 points, so 7 and 6 13, and then a proper conclusion that mega port projects like these have potential to position India as a maritime superpower, and it will help in realizing maritime Amrit Kal Vision 2047. So some specific keyword जो कि अभी करंट अफेयर्स में था, this was in news, Amrit Kal Vision 2047, maritime Amrit Kal Vision. So by that I have concluded this question. जनरली आई हैव सीन दैट इट हेल्प्स अगर हम गवर्नमेंट के विजन से या गवर्नमेंट की स्कीम से कुछ कंक्लूड करते हैं, सो दैट टेंड्स टू हेल्प, और वो आसान भी हो जाता है प्रिपेयर करना, तो वी कैन वर्क ऑन दैट एज वेल कहीं ना कहीं. So one more thing, अब जैसे many people say कि भाई आपको डायग्राम्स बनाने हैं. अब if we see this question, आप यहाँ पे क्या बनाते हैं? आप खाली दिखा सकते थे कि इंडिया के मैप में ये वाले पोर्ट्स कहाँ पे हैं. बट सिंस इट 10 मार्कर क्वेश्चन, आपने स्पेस दिया होता उसके लिए, आपके पॉइंट्स नेचुरली कम हो गए होते हैं, राइट? तो मेरे हिसाब से पॉइंट डायग्राम बनाना मेक्स मोर सेंस इफ इट इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन, या फिर अगर आपके पास में पॉइंट्स नहीं है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप जेनरिक पॉइंट कम जनरेट कर सकते हैं, तो आप डायग्राम बनाइए. अदरवाइज मोर फोकस शुड बी ऑन राइटिंग मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स, एज सिंपल. ऑल्सो जैसे बोला तुमने कि वो सिर्फ एक डायग्राम बना के हम पोर्ट्स हाईलाइट कर देंगे, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं हो रहा है इस आंसर में. अगर क्वेश्चन होता कि लिस्ट डाउन द पोर्ट्स एंड हाउ दीज पोर्ट्स आर हैंडलिंग द मैरीटाइम ट्रेड, या कौन सा पोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑल दैट, तब मैं अगर वो डायग्राम बनाता भी कि मैं ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों पे पोर्ट्स दिखा रहा हूँ, देन इट विल स्टिल ऐड वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. बट मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे बच्चे बस बनाने के लिए डायग्राम, की किसने बता दिया कि डायग्राम बनाना है हर आंसर में, तो कुछ भी बना रहे हैं जहां जरूरत भी नहीं है, राइट? तो उसका पॉइंट नहीं है. जैसे बोला 10 मार्क में अगर आप जब भी डायग्राम बनाओगे यू विल एंड अप राइटिंग लेसर पॉइंट्स बिकॉज स्पेस कंस्ट्रेंट है. और एक ये जनरल ट्रेंड है कि अगर आप ज्यादा पॉइंट लिख रहे हो जीएस3 में, यू टेंड टू गेट हायर मार्क्स इन दिस, तो उस चीज का बहुत ध्यान रखना है. तो देखिए सिंपल है, जैसे मैंने 13 पॉइंट्स लिखे, एक्चुअल एग्जाम में ये नंबर शायद बढ़ के 15 तक हो गया था. आई वाज मेकिंग श्योर कि मैं 10 मार्क करने 15 पॉइंट लिखूं. अब a normal person who is following his GS1 and 2 strategy will tend to write let's say 8 to 10 points. He will also get good marks. Let's say 3.5 नंबर उसको भी मिल जाएंगे, मुझे शायद यहाँ पे 4 4.5 नंबर मिले. So that half a marks edge is what we are aiming for, है ना? Because 80s में मार्क्स होना और 98 मार्क्स होने में उतना ही फर्क होता है कि आपने हर क्वेश्चन में आधा नंबर एक्स्ट्रा लिया तो आपके 10 नंबर एक्स्ट्रा हो गए, राइट, राइट? बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So next if we see, एक हम लोग उसका देख सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी का, आई थिंक. So ये 15 मार्कर क्वेश्चन है. Examine how both state and non-state actors perpetuate narco-terrorism in India. Discuss a risk mitigation approach to strengthen the country's response against this escalating threat. तो देखिए फर्स्ट तो हमें प्रैक्टिस करना है कि हाउ मेनी पार्ट्स हम लोग उस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे. अब यहाँ में क्लियरली दिख रहा है कि भाई एक हेडिंग तो बनेगी मेजर ये वाली कि कैसे परपेचुएट करते हैं, सेकंड बनेगी व्हाट इज द रिस्क मिटिगेशन अप्रोच. बट फर्स्ट हेडिंग में भी उन्होंने दो चीजें अलग अलग पूछी हैं, स्टेट एंड नॉन स्टेट. So I would tend to break this first heading into two parts. State का क्या role है, non-state का क्या role है. So if we see, I have started simple definition. Narco terrorism refers to the use of narco money through drugs trade to carry out terror activities. India is a highly vulnerable due to its location between Golden Triangle and Crescent. एक definition लिख दिया, क्यों vulnerability है, यहाँ पे वो बता दिया. ठीक है, role of state non-state जो उन्होंने पूछा है. So पहले I have started with the non-state actors. छोटा सा बॉक्स बना के डायग्राम. अगेन बाय बिकॉज इट इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन, आई हैव स्कोप हियर. So non-state में terror groups like Lashkar and Jaish use narco funding for attack in India, provide protection to organized crimes, earn terror funds, financing of terror regimes like Afghanistan, facilitate movement of drugs through their network, ऑफ पीस. use advanced tools
like drones to facilitate cross-border supply of drugs, use of darknet to sell goods to Indian consumers, use covert warfare to destroy next generation of youths in drug consumption. तो 7 points लिख दिए यहाँ पे. What is the role of non-state actors? Then state actors. So Taliban state, Afghanistan, basically, they facilitate narco-terrorism by not cracking down on poppy cultivation. Myanmar state in action on poppy cultivation, use of narco-terrorism by Northeast insurgents. Pakistan backing of terror groups like this and this who engage in narco-terrorism. State shelter to organized gangs like D Company in Pakistan. तो इसमें भी आप देख रहे हो कि जिस तरह से पॉइंट्स लिखे हैं जीएसटी में बहुत हेल्प कर जाता है क्योंकि सब टेक्निकल सब्जेक्ट है. एक सिंगल लाइनर पॉइंट आल्सो टेंड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. यू डोंट हैव टू गो टू अननेसेसरीली एक्सप्लेनिंग दैट पॉइंट टू मच. ठीक है, उस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द रिस्क मिटिगेशन अप्रोच. तो डाइवर्सिफाइड 5 पॉइंट्स लिखे हैं. स्ट्रेंथन द बॉर्डर मैनेजमेंट थ्रू मॉनिटरिंग, एग्जांपल यूज ड्रोन्स, लेजर फेंसिंग, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन अमंग एनसीबी, स्टेट पुलिस, एनआईए. यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया कि देयर इज अ नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एजेंसीज टू टैकल मॉडल मेथड्स ऑफ नार्को ट्रेड, ट्रेनिंग इन डार्कनेट सर्वेलेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपी कल्टीवेशन इन बॉर्डर एंड hinterland regions, use of laws like Bharatiya Nyaya Samhita, special provisions and NDPS Act, awareness generation among youths, Nasha Mukti Abhiyan. So here if we see, जैसे मैंने देखा है सर कुछ लोगों का कि 6 पॉइंट्स लिख रहे हैं, सारे पॉइंट्स एक ही डायमेंशन में आ रहे हैं कि सारे सिक्योरिटी वाले पॉइंट हैं. यस यस यस. इसमें अगर आप देखो, एक बॉर्डर मैनेजमेंट का पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज का पॉइंट है, एक ट्रेनिंग का पॉइंट है, एक एक्चुअल डिस्ट्रक्शन जो हमें करना है पॉपी कल्टीवेशन उसका पॉइंट है, एक लॉ का पॉइंट है, और एक जो है डिमांड साइड जो है यूथ्स वाला, एक उसका पॉइंट है. तो 6 पॉइंट हैं, 6 डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स हैं. अगर आप यहाँ पे 5 सेम पॉइंट लिखोगे, दिस इज एनी डे बेटर टू राइट ए डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स. दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट एवरीबॉडी डज कि आपको लगता तो है हम 5 पॉइंट लिख रहे हैं बट वो 5 पॉइंट आप ज्यादातर देखोगे वो बॉर्डर मैनेजमेंट या बॉर्डर स्ट्रेंथनिंग पे ही होंगे कि हम इलेक्ट्रिक फेंसिंग यूज कर लें या हम ड्रोन सर्वेलेंस कर लें या हम एआई का यूज कर लें सर्वेलेंस के लिए. सर्वेलेंस का एक पॉइंट बहुत है, अब आपको बाकी डायमेंशंस लेके आनी. राइट, विल टेल यू हाउ टू डेवलप दैट स्किल सेट. So while answer writing, like this is something which you have to practice. हर पेपर में, not just here, GS 1, 2, 4, सभी में how to write diversified points. And then there is a simple conclusion that drugs don't just finance terror, but also destroy India's demographic dividend, requiring whole of society approach to tackle it. तो बेसिकली कीवर्ड लिख के और थोड़ा सा एक इमोशनल साइड पे, अब जैसे हमने बहुत टेक्निकल चीजें लिख दी है, तो एक ह्यूमन एलिमेंट लेके आए हैं थोड़ा सा, कि सिर्फ उसकी बात नहीं है कि भाई टेरर फाइनेंसिंग की, बट इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. थोड़ा सा आप कहीं कहीं पे बेसिकली इमोशनल एंगल भी ला सकते हैं अपने आंसर में. So here again if we see 6 points here, 7 here and 4 here, so 17 points are here. But again in exam I made sure कि ये 17-20 हो जाए, तो 18 से 20 points आपको जो है लिखने चाहिए इस आंसर में. This you can see directly from here, but अगर आप overall broadly इसमें देखो, कुछ cyber space पे क्वेश्चन है कि what are the compounding factors. I have written an introduction, I have written points here directly, so there are 12 points. 12 plus And 5. जहाँ भी possible हुआ है, I have written example. So 3, right? 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 12 में से 9 points में example. अब example ऐसा नहीं है कि बहुत हाई-फाई example लिखना है. अब जैसे मान लीजिए पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ सर्विलांस टेक्नोलॉजी इन हार्डवेयर, तो उसमें सिंपल लिख दिया चाइनीज हुआवे मोबाइल्स. सिंपल. अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये सबको पता है कि चाइना ने किया था, राइट? We don't have to explain too much. Yes. अब जैसे यहाँ पे देखें, हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा इन साइबर स्पेस, डैश करके लिख दिया डेटा थेफ्ट इशू, एग्जांपल यूआईडीआई डेटा थेफ्ट, यूज ऑफ साइबर वॉरफेयर बाय स्टेट्स, रेड इको कैंपेन बाय चाइना. तो ये कीवर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप सिंपली लिख दोगे साइबर वॉरफेयर बाय चाइना, तो वो उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाएगा एज कम्पेयर टू राइटिंग स्पेसिफिक नेम ऑफ द कैंपेन व्हिच इज देयर, राइट? जैसे इंटीग्रेशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेसिफिकली लिखा है साइबर अटैक ऑन द कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट. अब क्या हुआ, किसने किया, वो सब नहीं लिखना है, सिंपल एग्जांपल्स. Right. And then simply I've written way forward. So again 5 points here and then a conclusion. अब conclusion में भी अगर आप देखोगे तो कुछ वैल्यू एडिशन किया है, बहुत जेनरिक नहीं लिखा हुआ है. It also require global coordination through UNODC and global framework, for example Ground Zero Summit. तो अगर आप कुछ कमिटी का नाम डाल सकते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस समिट्स का नाम डाल सकते हैं, तो दिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज, राइट? कुछ नॉलेज आपका शो यहाँ पे हो जाएगा. सो अगेन 17 पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हैं, 20 पॉइंट तक लिख सकते हैं यहाँ पे. अगेन आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये 17-20 पॉइंट्स कैसे आएंगे. ये
कल्टिवेट करने के लिए, इनकलकेट करने के लिए आपके नोट्स से शुरुआत होनी चाहिए. इफ यू डोंट हैव योर नोट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कुछ भी नोट्स नहीं है, जैसे अक्सर इंटरनल सिक्योरिटी के डिजास्टर के नोट्स नहीं होते हैं, सो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स, जैसे हम भी आपको 1 पेजेस प्रोवाइड करेंगे, बहुत क्रिस्प कंटेंट विद अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड अलोंग विद अ पूल ऑफ जेनरिक पॉइंट्स, जो हमारा मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें, तो वहां उसको डायरेक्टली आप यूज करिए, फिर आप इधर उधर भटकिए मत. अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो उसको शॉर्टन करने की जरूरत है, और अगर आपके पास और उसमें पॉइंट्स बढ़ाने की जरूरत है, और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं अपने नोट्स बनाना चाहता हूं और मैं दूसरे के नोट्स पे डिपेंड नहीं करना चाहता हूं, तो जैसा अनिमेश से मैं बात कर रहा था डिस्कशन से पहले, कि किसी एक टॉपर के नोट्स पकड़ के उसको बेस बनाओ और उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर लो जो ऐड करना है, बट बहुत ज्यादा टाइम नोट्स मेकिंग पे स्पेंड नहीं कर सकते इन 2.5 महीनों में, बिकॉज जितना ज्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे उतना ज्यादा ये अप्रोच कल्टिवेट करने में हेल्प होगा साथ में, राइट. बट यस, नोट्स डू मेक अ बेस, जिसकी वजह से ही आप ये कर पाएंगे, राइट. व्हाट डू यू से अनिमेश? करेक्ट सर, जैसे मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट था, सो आई गॉट लॉट ऑफ टाइम बिफोर द प्रीलिम्स इटसेल्फ कि मैं नोट्स रेडी कर पाऊँ. बट पीपल हु आर वाचिंग वो डोंट हैव टाइम, जो लोग फर्स्ट सेकंड मीन्स लिख रहे हैं, तो आपको व्हील रीइन्वेंट करने की नीड नहीं है. अब वो फूड प्रोसेसिंग के नोट्स चाहे मेरे हों, चाहे कोचिंग के हो, स्मार्ट वर्क लैब्स के, चाहे आप बनाओ, वो पॉइंट 10 पॉइंट सेम ही रहेंगे. सो आई वेस्ट टाइम इन दैट इफ यू कुड सेव द टाइम, ना, एज सिंपल एज दैट. आई विल जस्ट शो यू लाइक हाउ आई मेड माय नोट्स, ताकि थोड़ा आपको एक आइडिया लग जाए. तो देखिए, नोट्स में आई वाज फॉलोइंग 2 अप्रोचेस. नंबर 1, जो स्टैटिक टॉपिक हैं, एज हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही, यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, उनका आपके पास में एंड टू एंड आंसर होना चाहिए. फूड प्रोसेसिंग है, डेफिनेशन, डेटा, 5 पॉइंट इंपॉर्टेंस, डिफिकल्टीज, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, दिस होल एंड सम कमिटी नेम्स वगैरह. सो आई विल जस्ट शो यू वेयर दैट फूड प्रोसेसिंग नोट्स आर. तो ये अनिमेश के अपने नोट्स हैं जो ड्यूरिंग द प्रोसेस उन्होंने बनाए. अब जैसे अगर आप ये देखें, दिस इज द फूड प्रोसेसिंग नोट्स. सो फर्स्ट दिख जाएगा. I have written some data, है ना, which I can use in introduction. कि भाई it is the 5th largest industry, sunrise sector है, 11% annual growth है. देन कुछ स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स कि हम लोग कितना प्रोसेसिंग करते हैं, ये कहीं पे भी आंसर में यूज हो जाएगा बेसिकली. तो वो स्टार्टिंग में लिख दिया. कितने लॉसेस है हमारे, वो लिख दिए. कितनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, तो 3-4 डेटा पॉइंट हो गए, बट इनिशियली एटलीस्ट 1 डेटा पॉइंट, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं और आंसर राइटिंग. ठीक है, व्हाट इज द स्कोप, वो लिखा हुआ है. सिग्निफिकेंस में जेनरिक पॉइंट, अगर फूड प्रोसेसिंग करेंगे तो वेस्टेज कम होगा, वैल्यू एडिशन होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बूस्ट फार्मर इनकम, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंप्रूव एक्सपोर्ट्स, राइट, इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. सो एक लेवल पे तो आई हैव डाइवर्सिफाइड द पॉइंट्स कि मेरे पास यार अगर सिर्फ क्वेश्चन मान लो यही आ गया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, तो आई हैव 8 to 10 पॉइंट्स रेडी है कि मैं 10 पॉइंट ये ऐसे कैसे लिख के आ जाऊंगा. अब इसमें जहां पर भी हो सकता है बेसिक डेटा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. इसमें कोशिश ये कभी नहीं करना है कि आप हर पॉइंट में लिख दो, क्योंकि वो याद ही नहीं रहेगा आपको कभी भी. 2-3 पॉइंट में आप लिख दो. वेस्टेज में 40% वेस्टेज है पेरिशेबल्स में. एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव अगर बात करें तो 20 लाख लोग इन्वॉल्व हैं, आपने लिख दिया. एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का डेटा है ये, राइट. देन व्हाट आर द चैलेंजेस. सो ट्राई करें यहाँ पर भी कि जो आप ये सब पॉइंट जनरेट कर रहे हैं कि थोड़े ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज से हैं. राइट. जैसे मैंने जो चैलेंजेस लिखे हैं, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम नीति आयोग रिपोर्ट. उन्होंने 6 पॉइंट की बात करी है, मैंने एग्जैक्टली 6 पॉइंट कॉपी पेस्ट कर दिए हैं यहाँ पे. क्यों? बिकॉज इफ दोस चेकर्स इफ दे आर हैविंग सम बेस आंसर्स का, तो वो एग्जैक्टली ये 6 पॉइंट्स होंगे. अगर आप मन से पॉइंट्स बनाओगे तो वहां पे इशू हो सकता है कि आपके पॉइंट शायद मैच ना करें सही उनके बात. पास जो सॉल्यूशन है. सही बात. तो जहां तक भी हो सके ऑफिशियल जो है सोर्सेस हम लोग हमारे पॉइंट्स उठाएं. Then I've written way forward, again 6-7 points. Some normal initiatives कि मेगा फूड पार्क स्कीम है, पीएम किसान संपदा योजना, पीएम फॉर्मुलाइजेशन माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, अमूल मॉडल, पीएलआई, ओएनओडीपी, ताकि अगर इनिशिएटिव पूछें तो वी विल राइट दिस पॉइंट्स. एंड थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं कि आप हर चीज में खुद का एक स्पेशल पॉइंट लेके आ सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल दिस कोडेक्स कमेटी. अब लास्ट ईयर जो लोग देख रहे हैं, आपने शायद प्रीलिम्स में पढ़ा होगा कि कोडेक्स कमेटी थी, दिस इज अबाउट द फूड प्रोसेसिंग, राइट. सो उसको मैं शायद कहीं ना कहीं डालने की कोशिश करूंगा अपने आंसर में, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच नॉट मेनी पीपल विल राइट. राइट. या. वो प्री में पढ़ के छोड़ देंगे उस चीज को. तो ऐसा एक एक 2-2 पॉइंट अगर आप इंक्लूड कर पाए अपने आंसर्स में, तो दैट वुड बी गुड. दैट विल गिव एन एक्स्ट्रा एज हियर. सो जैसे अनिमेश बोल रहे हैं कि 1-2 पॉइंट ही ऐसे अलग, अदरवाइज सारे स्टैंडर्ड पॉइंट चाहिए. इफ यू ट्राई टू गो इनटू द क्वेस्ट कि मैं ये तो स्टैंडर्ड पॉइंट तो सभी लिख रहे हैं, मैं पूरा ही आंसर कुछ अलग लिखता हूँ, बट फिर उस केस में प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जो मॉडल आंसर उनके पास है जिससे वो वेरीफाई कर रहे हैं आपका आंसर, वहां मैच नहीं करेगा आपका, क्योंकि वो बेसिक पॉइंट्स उसमें होंगे. बट 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे जो थोड़े से यूनिक है, दैट डेफिनेटली हेल्प्स कहीं ना कहीं. ठीक है.
एंड इस तरह से आप देख रहे हो इतने बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बना लिए हैं, बस कीवर्ड्स लिख लिए हैं. दिस विल हैपन व्हेन यू हैव रिवाइज्ड एंड रेड थिंग्स. एंड फाइनल आउटकम आपका ये है कि बस आपको ये, क्योंकि आपके अपने नोट्स हैं, आपने उसको पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये क्यों लिखा था मैंने, राइट? सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस. सर एज आई वाज टेलिंग, मतलब 2 लेवल पे नोट्स बनेंगे। एक तो जो आपके टॉपिक्स हैं डायरेक्टली पीवाईक्यूज आए हुए हैं, उसमें आप एंड टू एंड नोट्स बनाएं, जैसे मैंने आपको फूड प्रोसेसिंग का दिखाया। सेकंड कैन बी वी कैन हैव सम जेनरिक पॉइंट्स जो किसी भी आंसर में फिट हो जाएंगे। जैसे मैंने बना दिया कि भाई व्हाट आर द इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। अब कुछ भी क्वेश्चन है, लेट्स से अनएम्प्लॉयमेंट का है या फिर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड का है, जीडीपी का है, तो ये वाले पॉइंट्स आ सकते हैं कि भाई जॉबलेस ग्रोथ है, लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, पॉवर्टी एंड सोशल इक्विटी, लो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इशू सर क्या होता है कि ये पॉइंट सुनने में तो इजी लग रहे हैं बहुत, ये तो लिख ही देंगे, बट ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, लो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये एग्जाम वाले माइंड में नहीं आएगा कभी भी, सही बात है. राइट? तो अगर आपके सामने है आंखों के तो ये आ पाएगा। इनकम इनइक्वालिटी, एग्री डिस्ट्रेस, स्टैग्नेंट मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे डेटा पॉइंट नहीं लिखा है बिकॉज हमें पता है कि 16% है, एग्री का कितना है, इनकम इनइक्वालिटी भी नो ऑक्सफैम की रिपोर्ट, राइट? तो सब कुछ इंक्लूड नहीं किया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर 85%, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग स्लो डाउन है, उसका एक डेटा पॉइंट लिख दिया। इंट्रा बॉटलनेक्स, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट, इन्फ्लेशन, स्किल मिसमैच, लैंड एक्विजिशन इश्यूज, टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल, डिजिटल डिवाइड, स्टैग्नेंट एक्सपोर्ट्स, एफडीआई, राइजिंग कॉस्ट, राइट? तो ये 25-30 पॉइंट रेडी कर दिए हैं इश्यूज में, फिर कुछ कीवर्ड्स लिख दिए हैं जेनरिक, और जैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट, राइट? दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन फिट इन एनी आंसर। Right. कैपेक्स साइकिल, फिस्कल प्रूडेंस, है ना, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स, कुछ भी क्वेश्चन आया है आपका, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, इंडस्ट्री के ऊपर है, दिस कैन ऑलवेज बी देयर कि वी नीड टू हैव फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स। मिडिल इनकम ट्रैप कैन बी देयर, चाइना प्लस वन मूवमेंट। तो ऐसे कुछ आप जेनरिक कीवर्ड्स भी प्रिपेयर कर कर सकते हैं। सकते हैं. एक मिनट. So like this you can prepare for each and every topic. स्पेशली कुछ स्पेसिफिक करंट अफेयर जैसे मेक इन इंडिया के 10 इयर्स हुए थे, उसको मैंने अपने यहाँ पे नोट्स में इंक्लूड कर लिया कि भाई व्हाट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, राइट? अब जैसे ये हेल्प कैसे करा, अब ऑल्दो दे डिड नॉट आस्क अ क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन मेक इन इंडिया, बट इन्होंने क्वेश्चन पूछा पीएलआई पे। अब बताऊँ पीएलआई के लिए मेरे पास में इतने सारे डेटा पॉइंट रेडी थे, कितने लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है, 14 सेक्टर्स हैं, इतना इन्वेस्टमेंट आया है, इतना प्रोडक्शन हुआ है, इतने एक्सपोर्ट्स हुए हैं, इतने लाख जॉब्स क्रिएट हुई है। सो इनडायरेक्टली इट हेल्प, राइट. राइट? ये नोट शायद आपने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाले हुए Yes, हैं, this is available on my Telegram channel also. You people can can directly access download these from notes, here. but again ये इनके लिए इतने यूजफुल इसलिए रहे बिकॉज उसने खुद बनाए. तो आपको भी कहीं ना कहीं इसको इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, समझ के अपने आप उसको रेडी करना पड़ेगा, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे इफेक्टिवली. Just as I was telling in, for example, आपका environment वाला जो section है, right? So वहाँ पे बहुत ज़्यादा current affairs नहीं include किया, static चीज़ें। अब जैसे कुछ generic data points हो गए, some data, some reports, right? फिर pollution पे मैंने points डाल दिए कि water pollution की अगर बात है, solid waste management की बात है, अगर river pollution पे question आ चुका है, right? Thermal power plants, तो pollution जो word है, वो पकड़ के basically सभी dimension cover कर दिए, प्लास्टिक हो plastic गया. pollution, राइट. तो ये कितने शॉर्ट में बने हुए हैं, ये रिवाइज करने में भी काफी आसान हो जाएगा आपको ठीक है? eventually. ऑयल पोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन ऑल्सो। अब फिर एक टॉपिक है कंजर्वेशन का, सो उन्होंने पास में पूछा हुआ है सैंड माइनिंग, सो अगेन दे माई टास्क, तो वो पूरा इंक्लूड कर दिया वेटलैंड्स भी ना। काफी वेटलैंड्स पे आया हुआ है, वेटलैंड इंक्लूड किया हुआ है है. कि अब नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर बहुत बेसिक चले गए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, तो वो सारी चीज़ें हैं। थ्रेट्स क्या हैं जनरल, ठीक है, नेशनल पार्क में, वो सब कुछ इंक्लूडेड है। While these points, as he also said, कि आपको बहुत देखने में आसान लग रहे हैं, but it comes very handy अगर ये आंखों के सामने है. आपको लगता है अक्सर कि यार ये तो पॉइंट मैं लिख दूंगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू एंड अप थिंकिंग अ लॉट कि कौन सा पॉइंट लिखना है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में नहीं आ पाता है दिमाग में. तो व्हेन यू हैव दीज नोट्स हैंडी तो क्विकली आप रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम से 2 दिन पहले, एक हफ्ता पहले भी, ताकि वो रिफ्रेश हो जाए आपकी मेमोरी में और वहां पे आप ज्यादा सोच पाए. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द थ्रेट्स टू नेशनल पार्क्स। नाउ एवरीबडी कैन राइट पोचिंग, ह्यूमन इंक्रोचमेंट, क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म, पॉल्यूशन, बट शायद आप ये कभी ना लिखें इन्वेजिव स्पीशीज, राइट? तो वो नोट्स में इंक्लूडेड है विद देयर एग्जांपल Right. कि देयर इज प्रोसोपिस जूली फ्लोरा इन केलादियो नेशनल पार्क, तो बहुत इजीली आएगा, बहुत कम लोग लिखने वाले हैं ये वाला पॉइंट। सो Even यू विल lack of अगेन funding, I don't think people would write. lack of funding also, yes sir, Yeah. spread of diseases, natural factors, so canine distemper virus in Gir Right. forest, Right. so diversified points are there.
तो ये काफी सारी चीजें आपको रेडीमेड हम प्रोवाइड भी करेंगे ताकि आप इसको ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए भी यूटिलाइज कर पाए. ठीक है, ऑल द एक्ट्स विच आर देयर दैट आई हैव कवर्ड. अब जैसे जो मैं जनरल पॉइंट्स लिखने की बात कर रहा था, अब जैसे हम लोग ये प्रीलिम्स में पढ़ते हैं सर हम्म. कि भाई व्हाट आर द लॉज, बट मेंस में हमें याद नहीं रहता कौन सा लॉ कौन सी ईयर में था. तो मान लीजिए कंजर्वेशन पे कुछ जनरल चैलेंज है, आपको लिखना है स्टेप्स टेकन बाय इंडिया. नाउ जस्ट मैंने कीवर्ड्स लिख दिए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ईपीए, फॉरेस्ट पॉलिसी, राइट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट. अब ये पॉइंट्स कहीं पे भी फिट हो जाएंगे, कुछ भी कंजर्वेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो Right. दैट वे यू कैन डू. So yeah, I think it's a good overview as to what needs to be done for GS3. We will also be coming up with 5 lectures जिसमें हम PYQ ट्रेंड्स को भी डिस्कस करेंगे. हर एक चीज़ में वैलिडेशन की बात भी करने वाले हैं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए आंसर रेडी करना. In fact, we are going to put a lot of material on YouTube from answer writing standpoint कि individual topics पे भी आप कैसे आंसर्स को अप्रोच करें, right? देन जो डेली आंसर राइटिंग हम करवा रहे हैं उसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि हम आपके वो स्किल सेट को बिल्ड करें कि डेली जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें एडिशनल पॉइंट, उसमें वैल्यू एडिशन, उसमें कौन सा डायग्राम फिट हो सकता है, उसमें इंट्रो किस तरह से ज्यादा अलाइन कर सकते हैं हम. सो वो भी आप कर पाएंगे इसमें जो हमारा MCP 26 है. तो इन दैट आई थिंक अगर आप ठीक से प्रिपेयर करते हैं तो 60 days शुड बी सफिशिएंट टू प्रिपेयर द एंटायर GS on an average 14 to 15 days per GS paper. And answer writing is the key. I think Animesh wrote around 30-40 tests in the previous year इस साल से क्योंकि सारा फोकस हमने आंसर राइटिंग पे शिफ्ट किया था, पढ़ाई बहुत कर ली थी, तब जाके अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हम देख पाए. तो अभी ओवर द नेक्स्ट 90 डेज 75 डेज हम डेली थोड़ा आंसर लिखें एंड वीकली कम से कम एक टेस्ट लिखें क्योंकि टेस्ट भी 3 घंटे में कंप्लीट करना जरूरी है. सो इन दैट वे ओनली वी हैव आल्सो डिजाइन्ड अ प्रोग्राम ताकि आप ये चीज मिस आउट ना करें. फॉर एग्जांपल 250 क्वेश्चन हम लाइव आंसर राइटिंग में लिखने वाले हैं और 250 ही क्वेश्चन मिनिमम हम टेस्ट के थ्रू लिखने वाले हैं. सो दैट इज अ गुड इनफ प्रैक्टिस अगर आप देखते हैं तो. जस्ट वन मोर पॉइंट, लाइक ओवरऑल अगर हम लोग देखें, नॉट जस्ट GS3, ओवरऑल GS. सो आई थिंक मैंने अपने 5 अटेम्प्ट्स में जो मिस्टेक करी सर इसके पहले, आई वुड हैव टू समराइज इन वन लाइन, इट वुड बी नॉट राइटिंग Enough आंसर्स. answers. Yeah. देखिए सर, आप कितना भी पढ़ लें, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ लें, बुक्स पढ़ लें, नोट्स पढ़ लें कोचिंग के, बट अगर आप अल्टीमेटली लिख नहीं रहे हैं एंड आप पेपर्स नहीं लिख रहे हैं, कि कुछ क्वेश्चन लिखना इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेटली, कि आप डेली 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखिए, बट इन द एंड आपको हर 5-6 दिन में एक पेपर भी लिखना पड़ेगा, स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स. Right. So if you're not doing that and आपको 3 घंटे में लिखना पड़ेगा, initially it might take 3.5 hours, but eventually 3 hours. So without writing, मतलब I don't think it is possible to clear Yeah, maths. yeah, yeah. सिर्फ पढ़ के तो नहीं होगा, because nobody is going to take your viva कि आपके पास कितना knowledge है, ना? Your copy will speak for itself. ये तो That is मैं the only thing. अपने एग्जाम्पल से ही बोलता हूँ कि मैंने 5 मिनट्स लिखे हैं, 3 इंटरव्यू दिए हैं, बट उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने किया था दैट आई डिड नॉट एंड अप राइटिंग लॉट ऑफ आंसर्स. इन फैक्ट probably in 5 years of my preparation I have probably written 1 test in total GS को लेके. मैंने पबैट के तो फिर भी लिखे आंसर्स और मुझे पबैट में रिजल्ट दिखा भी, बट आई डिड नॉट रेप्लिकेट दैट इन माय GS. मुझे लगा यार पढ़ते रहते हैं, लिख तो देते हैं आंसर, क्योंकि इंटरव्यू कॉल भी बार बार आ रहा था. तो उस चक्कर में सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि आंसर राइटिंग इनफ नहीं करी. एंड अनिमेश इज कोरोबोरेटिंग दैट आइडिया एज वेल. सो वो बहुत जरूरी हो जाता है, उसके बिना नहीं हो पाएगा कुछ भी. दैट इज इंपॉर्टेंट. So sir, I think we are going to do a lot of answer writing in the next 2 months in the in our MCP mains coach program. Yeah, so that is going to help a lot. Thank you Animesh, काफी insights दिए आपने आपको नोट्स बनाने में और आंसर कैसे अप्रोच करना है and all that. And I hope we are going to continue with such sessions to help our students over the next 2.5 months. आपको कोई भी डाउट है guys, आपको कोई भी क्वेश्चन है, you can leave a comment here or you can directly call us also. आपको नंबर मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में भी और हमारी वेबसाइट से भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं. So thank you Animesh once again. Thank you very much. And guys, see you in the next video. Thank you.